लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। Periodicity in properties, right? पढ़ाएगा। इसमें एक क्वेश्चन फिक्स है, कभी कभी दो क्वेश्चन पूछता है, इसमें एक क्वेश्चन फिक्स है। इसमें पूछा था जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा था। ये जो हुआ था फेज 2 का क्या हुआ, उसमें पूछ लिया था साइज का, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था इस सब। इसमें सबसे पहले लिख लो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उससे पहले मैंडलिफ होगा, लोथरमेयर का कर्व दिया होगा, फिर आपका न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ होगा, डेबोनियर का ट्राइड लॉ होगा। सिलेबस कंप्लीट करने दो इधर का पार्ट से, एनसीईआरटी में दिखा दूंगा, वहां पे अंडरलाइन कर दूंगा, देख लेना आप। वो सब नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक, देख लेना वो सब। मॉडर्न मॉडर्न पढ़ो सीधा। हाँ, लोथरमेयर का कर्व एक बता दूंगा, क्वेश्चन कभी कभी कुछ पूछ देता लोथरमेयर कर्व, वो बता देंगे। और मैंडलिप्स का आप एनसीईआरटी दिखा दूंगा, क्या एल्युमिनियम का गैल्वेनियम क्या था, कैसे कैसे था, वो बता देंगे एनसीईआरटी, वही काफी है। मॉडर्न लिखो, कौन दिया था? मोस्टली दिया था। क्या होगा तो ये अपने पता होगा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। आप उसी को एटॉमिक मास कर देंगे तो क्या होगा, मेंडलीफ आ जाएगा। मेंडलीफ ने क्या किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ जो लिया था, ऑक्टेव लॉ में जाओगे तो वो क्या लिया था, एक सारे गामा जो लेते ट्यूनिंग, उसके बेसिस पे बोला था वो। बोला कि एवरी 8 एलिमेंट्स, मतलब वन से स्टार्ट करोगे तो वन के बाद जो 8 एलिमेंट्स होगा उसको वन एलिमेंट के साथ क्या होगा, उसका सिमिलरिटी होगा। तो वो न्यूलैंड का जब ऑक्टेट लॉ जाओगे तो वो कैल्शियम तक वो सक्सेसफुल था। न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ कहा था, कैल्शियम तक सक्सेसफुल था। फिर डोबरनियर का ट्राइड जो आया था उसमें 3 एलिमेंट को रखा था एक ग्रुप में। और 3 एलिमेंट में जो फर्स्ट मान लो कि लिथियम लिए थे, इधर कौन होगा, सोडियम, नीचे क्या होगा, पोटेशियम। अब लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज वैल्यू होगा वो किसका निकल के आ जाएगा, सोडियम का। तो न्यूलैंड अब डेबोनियर में जाओगे तो वहां पे 3 एलिमेंट रखा था, ए बी सी करके। सी, ए बी, बी का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, ए और बी का एटॉमिक मास का क्या होगा, एवरेज होगा। तो ये सब एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग डालो, अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक। तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ था, उसमें लिमिटेशन मैंने बताया अप टू द कैल्शियम। फिर मैंडलिफ आया था, तो मैंडलिफ ने क्या बोला था, फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, बता दिए, ये पढ़ लोगे। तो खुद से एक बार देखो उसको, रीडिंग दो, फिर मैं आपको क्वेश्चन का पार्ट में अंडरलाइन कर दूंगा एनसीईआरटी से, जहाँ से क्वेश्चन का आने का चांस होता है। और एक बार खुद से रीडिंग दो इसको, ठीक। ये टीचर के भरोसे मत रहो कि डोबरनियर पढ़ा देंगे या न्यूलैंड पढ़ा देंगे ये सब। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होते क्या, लिखो यहाँ पे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic number। याद रखोगे। इसी में इक्वेशन लिए थे इन्होंने, क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू का लिए थे, ग्राफ ए इंटू जेड माइनस बी, ये प्लॉट लिए थे। फिजिक्स में आपका सिलेबस में था, ये हटा दिया सिलेबस में, फिजिक्स में नहीं है यहाँ पे। केमिस्ट्री में इसमें डिटेल नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना, देखो यहाँ पे इसी को ए जेड माइनस क्या करेंगे, ए बी कर देंगे, तो ये न्यू इक्वल टू ये वाई इक्वल टू सी। देखो यहाँ पे एम एक्स माइनस सी है कि नहीं, बताइए इंटरसेप्ट क्या होगा आपका, ए बी। स्लोप क्या होगा आपका, ए। तो प्लॉट ले लो आप,
देखो ये स्ट्रेट लाइन आएगा आपका, ऑरिजिन से नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्सट्रापोलेशन जब करेंगे इस प्लॉट को, तो एक्सट्रापोलेशन करोगे तो ये देखो एक्सट्रापोलेशन आया यहाँ पे, और यही पार्ट जो दिखाएगा माइनस ए बी, क्योंकि जीरो है ना आपका, जीरो से माइनस ए बी हो गया। और स्लोप जो होगा वो क्या होगा आपका, टेन थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, ए। यहाँ पे न्यू क्या होगा बताइए। हम्म, न्यू क्या होगा बताइए, फ्रीक्वेंसी किसका। अरे कुछ पढ़े होगे नहीं कभी ये सब, क्या कभी पढ़े नहीं हो ये सब। न्यू होता क्या है यहाँ पे, किसका फ्रीक्वेंसी है ये। सर एक्सरे अरे का। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी है ये, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसीलिए मैं जानबूझ के पूछा। ये फ्रीक्वेंसी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का फ्रीक्वेंसी है। एक्सरे जब मेटल पे स्ट्राइक किया गया उसके बाद जो रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी है ये। अब वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी आता है, एक्सरे नहीं है ये। क्या करोगे, एक्सरे का स्टडी करोगे, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी लेके एटॉमिक नंबर से उसका क्या रिलेशन है। अरे एक्सरे वो एटॉमिक नंबर पे गया, उसके बाद जो रेडिएशन आया उसका स्टडी करके प्लॉट लिया गया ये। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी एक्सरे का दोगे, एक्सरे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करेगा के से एल सीरीज से, वो जो बी का वैल्यू देख रहे हो, वो बी का वैल्यू वो के सीरीज के लिए 1 होता है, एल सीरीज के लिए 7.4 होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो होता है वो, जब इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, एक्साइटेड होकर जब डी एक्साइटेशन होता है, जो रेडिएशन मिलता है आपको, वो आपका न्यू फ्रीक्वेंसी है वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपका वो। तो के सीरीज का लेना था, एल सीरीज का लेना था, दो लाइन पे वर्क किए थे इन्होंने। क्या किया था, कैल्शियम से लेके जिंक तक एलिमेंट पे वर्क किए थे। ठीक, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे नहीं होता। एक्सरे फ्रीक्वेंसी क्या मेरे को देगा, एक्सरे फ्रीक्वेंसी यूज करके मैं सारा कंक्लूजन लिया। तो लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। आई बात समझ में, एक्सरे नहीं है ये। ए होगा आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अब बी जो होगा वो होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बी क्या होगा आपका, स्क्रीनिंग या सिल्डिंग कांस्टेंट जो बोलिए। तो दो सीरीज पे वर्क किए थे तो बी का वैल्यू फिक्स था, के सीरीज के लिए अलग था, एल सीरीज के लिए अलग था, फिक्स था वो। समझ में आया। आपने क्या देखा, जेड वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ न्यू का क्या देखा आपने, स्ट्रेट लाइन। इसीलिए लिया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को क्या लिया, एटॉमिक नंबर। ऐसी को उन्होंने प्लॉट किया एटॉमिक मास के साथ भी। एटॉमिक मास का उनका प्लॉट इस तरह के था, इरेगुलर प्लॉट था, तो उसको बोले कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता किसी एलिमेंट का, तो किसी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होगा, एटॉमिक नंबर। यहाँ से कंक्लूजन लिए कि एटॉमिक नंबर का फंक्शन होना चाहिए। आई बात समझ में। तो देखो उसके बाद देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स। ये जो क्लासिफिकेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे है। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या लिया अपने एस ब्लॉक एलिमेंट लिए। अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका इंटर करेगा एस में, एनएस ऑर्बिटल, एनएस ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा, ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल और वैलेंस शेल।
अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में आपका इंटर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे आप? मैंने क्या बोला, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका एस ऑर्बिटल में इंटर करेगा तो उसको क्या किस में रखेंगे? एस ब्लॉक में। कर लेंगे ये। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाओगे तो NSX लेंगे। एन जो होगा देखना यहाँ पे, एन जो होगा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये इसका, बैलेंस शेल को। और एक्स जो होगा आपका, एक्स जो होगा 1 से 2 होगा। एस में कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे मैक्सिमम? तो आप देख रहे हैं एस ब्लॉक में आपको दो ग्रुप मिलता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ग्रुप 1 आ गया और एक क्या होगा, ग्रुप 2 आ गया। लिथियम लेते हैं हम लोग। लिथियम के बाद क्या लेते हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है जो रेडियो एक्टिविटी होता है। इसको हम लोग स्टडी नहीं करते, उसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। इधर जाएंगे तो क्या होगा, बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम। एक होता है रेडॉन, वो भी क्या है आपका बताइए? आर होता है रेडॉन। ये सब क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है, इसलिए मेन केमिस्ट्री में आता नहीं है ये सब। इसलिए कभी इसका कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ना कंपाउंड पूछेगा ना कुछ नहीं, क्योंकि इसका कंपाउंड भी रेडियो एक्टिव होता है। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होता है, केमिस्ट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए आपने देखा लेंथेनाइट से एक्टिनाइट सीरीज में जाओगे तो सबसे ज्यादा केमिस्ट्री होता है एक्टिनाइट सीरीज का। कर लेंगे। ड्यू टू मैग्नेटिक क्वांटम क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और ये आपका रेडियो एक्टिविटी नेचर है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं, आपने देखा होगा इस ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल्स। इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं कि इसका ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है ये सब मैक्सिमम। आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट जो बोलते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सब ये सब कहाँ होता है? अर्थ क्रस्ट पे तो होता है ऊपर। कर लेंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 कंबाइन स्टेट में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आपका बताइए? +2। कभी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल को कहीं भी कंबाइन कराओगे तो कंबाइन स्टेट में क्या होगा? +2 होता है, इसका कंबाइन स्टेट में क्या होता है? +1 होता है। सबसे पहले याद रखना कि जितना भी ये होगा सबका सब क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। जितना भी एलिमेंट होता है सबका सब मेटल होता है। सबका मेटल होता है। ये होता है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स। आपने देखा होगा रिड्यूसिंग एजेंट जब जाते हैं तो हम लोग SRP से डिनोट करते हैं हम लोग। एक्सेप्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे बेरिलियम। आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आप देखोगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इधर SRP वैल्यू देखोगे, माइनस किसी का -9.2 होता है, किसी का 9.3 आता है, किसी का -2.74 होता है। तो -2 से और भी लेस जाएंगे तो इसका मतलब SRP बहुत निगेटिव, मोर निगेटिव SRP का मतलब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। आप कभी भी देखोगे इस एलिमेंट्स को अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो हमेशा ये दूसरा को क्या करता है? रिड्यूस करता है। खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज करता है। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो Na+ आपका डिपॉजिट नहीं होता, क्योंकि सोडियम क्या होता है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो मेटल बहुत स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म स्टेबल होता है, वो इजीली आपके इलेक्ट्रोलाइसिस में डिपॉजिट नहीं होता। कर लेंगे। तो ये सब क्या होता है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सब क्या होता है? मेटल। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड बनाता है ये सब। क्या बनाता है? बेसिक ऑक्साइड। एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, ये होता है आपका एम्फोटेरिक। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का जो भी ऑक्साइड होता है सब क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड्स होता है। आपने देखा होगा नीट का क्वेश्चन बहुत सारा ऑक्साइड पे क्वेश्चन पूछता है, मैथिंग में पूछा होगा, नेचर में पूछा होगा, बहुत सारा। तो बेसिक ऑक्साइड आप याद रखिएगा किसका होता है? अल्कली मेटल। और अल्कलाइन मेटल का नेचर क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड्स। याद रखोगे। एक्सेप्ट क्या होगा? बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, इसका मतलब ये एसिड में भी डिजोल्व होगा और किस में डिजोल्व होगा? बेस में भी होगा। और बेसिक ऑक्साइड का मतलब तो सिर्फ एसिड में डिजोल्व होगा, बेस में डिजोल्व नहीं होगा। आप देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करोगे
तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होता है। ये सब याद रखना, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज हो जाएगा। अब बताइए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। कहीं भी जाओ, चाहे पी ब्लॉक में जाओ, चाहे डी ब्लॉक में जाओ, चाहे कहीं एस ब्लॉक में जाओ, टॉप टू बॉटम हमेशा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको मेटल से नॉन मेटल की तरफ चले जाएंगे हम लोग। और टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटल में जाएंगे तो और भी क्या होगा, आपने देखा होगा नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, ये सब नाइट्रोजन फास्फोरस सबका क्या होता है? नॉन मेटल्स। आर्सेनिक एंटीमनी क्या होता है? मेटलाइट्स हो जाता है। एंटीमनी नीचे चले तो बिस्मथ की तरफ तो क्या आ जाता है? वो मेटल आ जाता है। तो आपने देखा होगा पी ब्लॉक में मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, मेटलाइट्स भी होता है। और एस ब्लॉक में क्या होता है? सिर्फ मेटल्स होता है। आई बात समझ में? तो एस ब्लॉक का जो भी ऑक्साइड होगा क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड्स होगा। और मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा बड़ा होगा बेसिक ऑक्साइड का नेचर उतना इंक्रीज होगा। तो आप याद रखना यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर जैसे लिए मैंने, मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर आप जाओगे तो लेफ्ट टू राइट आपका डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम क्या होगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है पीरियड। ये क्या होता है? बता 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 ग्रुप। याद रखोगे टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीज होगा। बेसिक स्ट्रेंथ अगर जाएंगे आपको तो देखो, सोडियम ऑक्साइड से ज्यादा बेसिक कौन होगा? पोटेशियम ऑक्साइड। और वो ज्यादा बेसिक किससे होगा? आपका सीजियम ऑक्साइड। हो गई है। सिमिलरली बेसिक ऑर्डर लेंगे तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड से ज्यादा बेसिक कौन होगा? आपका पोटेशियम ऑक्साइड। और उससे ज्यादा बेसिक कौन होगा? रुबिडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड भी मोर बेसिक होता है किससे? मैग्नीशियम ऑक्साइड से। याद रखोगे। आपने देखा होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपने देखा होगा कितना बार आपने सॉल्वेटिव प्रोडक्ट पढ़ा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। एबीओ का मतलब बेसिक ऑर्डर। मेटल कैरेक्टर ज्यादा होता है पोटेशियम का, तो अल्कली मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप टू से कम हो ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज होता है। प्रेडिक पोजीशन नहीं होता ऑक्साइड का, जब भी नेचर फाइंड करेंगे तो प्रेडिक पोजीशन बहुत लेस होता है इंपॉर्टेंट। सीधा वहां पर देखो ग्रुप का पोजीशन देखो, बस खत्म। लेफ्ट टू राइट देखो, टॉप टू बॉटम देखो, टॉप टू बॉटम मेटेरियल कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो मैग्नीशियम से नीचे आपका कौन? पोटेशियम। आप पोटेशियम कहाँ पे? आपका अल्कली मेटल। मैग्नीशियम क्या? अल्कलाइन मेटल में। तो ग्रुप वन का हमेशा बेसिक ऑक्साइड ज्यादा होगा ग्रुप टू से। लिथियम का डायगोनल पार्टनर कौन है? मैग्नीशियम। तो लिथियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है? लेस बेसिक ऑक्साइड होता है। यही बात समझ में? लिथियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? लेस बेसिक ऑक्साइड होता है। इवन कैल्शियम ऑक्साइड भी लेस बेसिक होता है कंपेयर टू पोटेशियम ऑक्साइड। स्ट्रोंटियम बेरियम ऑक्साइड जाओगे तो पोटेशियम ऑक्साइड से लेस बेसिक होता है। यही बात समझ में? मैंने क्या बोला आपको? पीरियोडिक पोजीशन मत देखना, सीधा देखना ग्रुप वन ग्रुप टू। लिथियम को साइड कर दो, ग्रुप वन का जो भी होगा ग्रुप टू से ज्यादा बेसिक होता है। कर लेंगे। ग्रुप वन में जाएंगे, ग्रुप टू में, ग्रुप टू का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो सब क्या होता है? स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है, एक्सेप्ट बेरिलियम और बेरियम और स्ट्रोंटियम। नीचे का दो हाइड्रोक्साइड होता है सॉल्युबल होता है, रिमेनिंग सबका सब इनसॉल्युबल होता है। यही बात समझ में? जो आप देखते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ये सब क्या होता है? लेस बेसिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होता है, मोर बेसिक होता ही नहीं है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर जहाँ जाता है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। हम्म। तो लिथियम का पार्टनर कौन है आपका? डायगोनल पार्टनर मैग्नीशियम। तो लिथियम ऑक्साइड भी लेस बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लेस बेसिक है। Li प्लस में भी पोलराइजिंग पावर हाई होता है, Mg2 प्लस में पोलराइजिंग पावर हाई होता है। जहाँ पोलराइजिंग पावर डोमिनेंट हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ लेस होगा। सिंपल थ्योरी है। यही बात समझ में? तो ये समझ में आ गया बेसिक ऑर्डर। नेक्स्ट लिखो। आपने देखा मेटेलिक कैरेक्टर में क्या देखा? मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा? एनपी और वाइटल में, मतलब कि वैलेंस सेल का पी में जाएगा वो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा पेन एस टू तो फिक्स होगा, एनपीएक्स वेरिएबल्स होगा।
देखो एक्स जो होगा आपका, ये 1 से 6 होगा। इसका अगर ग्रुप बोलोगे, देखो ग्रुप बोलोगे तो 12 + x ले लेना। 12 + x क्यों लेते सुनो। एस के बाद हम लोग फिल करते हैं डी को। एस में 2 ग्रुप होता है और डी में कितना होता है 10। तो 10 + 2 कितना होगा 12। अब 12 के बाद 13 से स्टार्ट होता है पी। तो पी में अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 12 + 1 कितना होगा 13। पी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 12 + 2 कितना होगा 14। इसीलिए 12 + x कर देना। मतलब 12 तो लेंगे और पी में जितना इलेक्ट्रॉन होगा सबको ऐड कर दोगे तो इसका ग्रुप डिसाइड कर लेंगे। इसका अगर मान लो पीरियड कब डिसाइड करोगे, पीरियड तो पीरियड होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ले लो तो nth पीरियड लोगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या लिया मैंने n। तो उसका ग्रुप क्या पीरियड क्या होगा n, nth पीरियड होगा। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे ब्रोमीन लेते हैं हम लोग। तो ब्रोमीन लेते तो आपने क्या लिया 35। इसका क्या लेंगे आर्गन लेंगे 4s2 और 4p क्या लेते हैं हम लोग 5। बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया 4p में। अब बताइए इसका ग्रुप डिसाइड करेंगे तो ग्रुप कितना हो जाएगा 17। अब पीरियड डिसाइड करेंगे तो पीरियड कितना हो जाएगा बताइए 4th पीरियड। क्योंकि एन क्या प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर बताइए 4। एन इक्वल टू 4 तो 4th पीरियड हो गया। आप पी में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17। कर लेंगे। अब इसमें जाओगे तो इसमें कौन कौन सा है देखो। दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स भी होता है, मेटल्स भी होता है, नॉन मेटल भी होता है और क्या होता है मेटल्स भी होगा एंड मेटलॉइड्स भी होगा। तीनों होता है इसमें। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका। एक्सेप्ट याद रखना एल्युमिनियम 3+, क्लोरीन -1। क्लोरीन का कंबाइन स्टेट में -1 लेते हैं हम लोग, एल्युमिनियम का कंबाइन स्टेट में क्या लेते हैं हम लोग +3। और रिमेनिंग जितना भी एलिमेंट है सबका क्या होता है वेरिएबल्स। कर लोगे। ये किस में लिया मैंने पी ब्लॉक में। फिर देखो एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हम्म एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स तीनों बनाता है ये। न्यूट्रल ऑक्साइड भी मिलेगा इस ग्रुप में आपको। इसमें न्यूट्रल ऑक्साइड भी मिलेगा, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको देखना। नॉन मेटल का ऑक्साइड चले जाओ CO2, SiO2। जैसे कार्बन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली देखो N2O3 लिए, N2O5 लेंगे, P4O10 लेंगे आप यहाँ पे। फिर आप इधर आ जाइए SO3 का बात करो, SO2 का बात करो, Cl2O7 हो गया, I2O5 हो गया। ये सब जितना भी ऑक्साइड होता है सबका सब एसिडिक ऑक्साइड्स होता है। बताओ मेटल या नॉन मेटल का ऑक्साइड्स होता है, नॉन मेटल का। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है एसिडिक ऑक्साइड्स होता है ये। कर लोगे। फिर देखो अगर आप बिस्मथ का ऑक्साइड लेंगे +3 का तो ये होता है आपका बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड बहुत कम मिलेगा, मेनली मिलेगा आपको एसिडिक और क्या मिलेगा एम्फोटेरिक। और देखो अभी जो लिख रहे हैं वो तो याद रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इस पे देखना। Al2O3 गैलियम ऑक्साइड, बस उसी के नीचे एल्युमिनियम गैलियम उसी के जस्ट नीचे होता है। फिर आप याद रखिएगा आर्सेनिक एंटीमनी का। ये देखो SnO, PbO, PbO2, आर्सेनिक +3 का, एंटीमनी +3 का,
ये जितना भी ऑक्साइड होता है सबका सब एम्फोटेरिक है, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है इससे। बोलेगा विच वन द पेयर ऑफ द ऑक्साइड हैज एम्फोटेरिक नेचर, विच वन पेयर ऑफ ऑक्साइड बेसिक नेचर, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब क्या होता है आपका एम्फोटेरिक नेचर होता है। और देखने इसमें N2O, NOCO, न्यूट्रल ऑक्साइड। नाइट्रोजन का N2O, NO और CO, ये क्या होता है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड्स होता है। याद रखोगे। ये एसिड में डिजोल्व होगा, नो। बेस में डिजोल्व होगा, नो। नहीं होता। N2O कर लेंगे ये। आई बत हाँ देखो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ। एसिडिक ऑर्डर लेंगे, तो आप याद रखना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा। ये हर जगह ये मत जोड़ लेना कि सब जगह यही काम होता है, नहीं, ये सिर्फ ऑक्साइड के लिए होता है। बताओ। अगर आपने क्या किया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करोगे तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एसिडिक ऑर्डर में बोल रहा हूँ। एक ना CO2 से ज्यादा एसिडिक होता है N2O5, वो ज्यादा एसिडिक होता है उससे SO3, और उससे ज्यादा एसिडिक होता है आपका Cl2O7। हम्म। मतलब एसिडिक ऑर्डर जाएंगे ऑक्साइड का, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिक ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा। है बात समझ में। ये क्या ले, लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपका पीरियड, और टॉप टू बॉटम क्या होता है ग्रुप। अगर आप इसी में जब बात करोगे किसका, बेसिक ऑक्साइड का, तो उसका रिवर्स कर देना। तो बेसिक ऑक्साइड लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होना है। और कभी भी बेटा याद रखना कि कभी भी पेरियोडिक पोजीशन पे कंपेयर मत करना। पेरियोडिक पोजीशन पे अगर कंपेयर करोगे तो मेटल से नॉन मेटल में आएगा, तभी आप कंपेयर करना, नहीं तो देखना कि सबका सब मेटल का ऑक्साइड दिया, तो आप पेरियोडिक पोजीशन मत डिसाइड करना, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम कंसेप्ट याद रखना। आई बात समझ में। जैसे मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर आपको सोडियम ऑक्साइड दे दिया, अगर आपको Al2O3 दे दिया, ठीक। इसमें बोलेगा कि बेसिक ऑर्डर बताओ, या इसमें एक मान लो मैंने पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया, और मैंने फोड़ लिया यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरे को बोला बेसिक ऑर्डर बताओ, तो मैं सबसे ज्यादा लूंगा पोटेशियम ऑक्साइड का, उसका लेंगे सोडियम ऑक्साइड का, उसका लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसका लेंगे सीधा मैं Al2O3। Al2O3 तो पी ब्लॉक में आ गया, वो तो एम्पोटेरिक होता है। याद रखोगे तो पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, ये दोनों क्या होगा आपका, पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड आपका किस में होगा बताओ, एक ही ग्रुप में होगा। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है बेसिक ऑर्डर, इंक्रीज होता है। तो पोटेशियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड में कौन बेटर होगा, पोटेशियम। और ग्रुप वन से ग्रुप टू में जाओगे तो ग्रुप वन ज्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू ग्रुप टू, तो उसका आ जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का बाद कौन आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड चला गया आपका पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक ऑक्साइड वहां पे देखा आपने एम्पोटेरिक। अगर बेसिक होगा तो बहुत लेस बेसिक होता है कंपेयर टू ग्रुप वन ग्रुप टू। सबसे ज्यादा बेसिक मिलेगा आपको अल्कली मेटल, करंट मेटल में। याद रखोगे। पीएच रिकॉर्ड करोगे तो सबसे ज्यादा पीएच आप रिकॉर्ड करोगे ग्रुप वन के ऑक्साइड के सॉल्यूशन में, कर लोगे ये। देखो सिमिलरली अगर आप लोग एसिडिक ऑक्साइड आप लेंगे, तो एसिडिक ऑक्साइड समझ में आ गया आपको। बेसिक ऑक्साइड करने चलेंगे, समझ में आ गया। टॉप टू बॉटम क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। एसिडिक ऑक्साइड जाएंगे तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, एसिडिक ऑर्डर डिक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। याद रखोगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ये क्या होगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड लिए, तो ये क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड।
P2O5 लिए क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड। आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड लिए एसिडिक ऑक्साइड। एंटीमनी पेंटाऑक्साइड लेंगे एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑर्डर जाएंगे टॉप टू बॉटम, देखना डिक्रीज हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा आपका, N2O5। आप एक काम करो, N2O5 किसका एनाइड्राइड होता है, HNO3 का। अब P2O5 किसका एनाइड्राइड होता है, फॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4 का। अगर HNO3 और H3PO4 लेंगे तो कौन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3। आई बात समझ में, उसी के बेसिस पे तरह से कॉन्सेप्ट होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस से ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसमें होगा, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होगा, मोर एसिडिक देन फास्फोरस। अब फास्फोरस मोर एसिडिक देन आर्सेनिक, आर्सेनिक मोर एसिडिक देन एम्फोटेरिक। यहाँ पे आर्सेनिक एंटीमनी जितना भी है सब +5 स्टेट में है। आर्सेनिक एंटीमनी का +5 स्टेट का ऑक्साइड होता है आपका एम्फोटेरिक, ये प्लस एसिडिक। अब +3 स्टेट का होता है एम्फोटेरिक, ये याद रखना। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे, ये किसका बता रही है, नॉन मेटल या नॉन मेटल का, नॉन मेटल से होता, मेटल का बता दिया मैंने। कर लेंगे तो इसके पास क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिक्स ऑक्सीडेशन वेरिएबल्स एक्सेप्ट क्लोरीन और एल्युमिनियम। आपने क्या देखा, मेटल भी देखा, नॉन मेटल भी देखा, और क्या देखा आपने, मेटलाइट भी देखा। कर लेंगे प्रोडक्ट। +3 एम्फोटेरिक में लिख चुका हूँ, वहां पे देखो आर्सेनिक एंटीमनी +3। ये जो देख रहे हो यहाँ पे +3 है, ये आर्सेनिक एंटीमनी +3 में बनाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कर लेंगे। अब आइए 3 लिखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये करवाने दो, उसके बाद मैं किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देके आपको पीरियोडिक पोजीशन पे कैसे वर्क करोगे वो बता देंगे। तो लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट, तो खुद से देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, enters in n-1 d ऑर्बिटल। देखो किसी भी एलिमेंट में जाते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है, ये सब ऑर्बिट्स होता है ये। अगर ये n होगा तो ये n-1 होगा, ये क्या होगा n-2। एक n होता है तो n-1 होता है, क्या होता है n-2। इसको बोलते हैं अल्टीमेट सेल, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, ये सब टर्म यूज होता है, इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। ऐप में जब जाते हो तो एंटी पेनल्टीमेट में जाते हो, n-2f में जाते हो कि नहीं आप। और डी में जाते हो तो पेनल्टीमेट में जाते हो, किस में, n-1 में। और एसपी में जाते हो तो किस में जाते हो, अल्टीमेट में जाते हो, एनएस में जाते हो, एनपी में जाता है, ये सब याद रखिएगा आप। तो एंटी पेनल्टीमेट समझ में आ गया कौन होता है आपका। एफ आएगा हमेशा n-2f, मतलब अगर आप 6s लेंगे तो 4f आएगा आपका, याद रखोगे। और डी जाओगे तो हमेशा 6s लेंगे तो 5d लेंगे। 4s लेंगे उसका 3d आएगा आपका। 4s के बाद 3d आता है, मतलब कि डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होगा 3d वो तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट्स होगा, क्योंकि n तो वहां पे 4 ले रहे हो। लेकिन 3d में आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे क्योंकि n+n रूल फॉलो करते हो आप। आई बात समझ में, तो इसलिए डी तो हमेशा उसका पीरियड होता है एक आगे। 3d लेंगे तो फोर्थ पीरियड, 5d लेंगे तो सिक्स पीरियड। एफ लेंगे तो हमेशा दो आगे चले जाते हैं, 4f तो सिक्स पीरियड का एलिमेंट होगा, 5f तो सेवन पीरियड का एलिमेंट्स होगा। आई बात समझ में। और एस और पी जहां का लोगे वहीं का पीरियड होगा। कर लेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो NS होता है 0 से 2, क्योंकि एक्सेप्शन है ना आपका। n-1 D होता है 1 to 10। याद रखोगे। एस में कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने स्टेबिलिटी देखा था। प्लेटिनम में तो 5s0 हो गया था, याद करो। क्रोमियम में क्या था, 4s1 था आपका। आपका एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग 0 से 1 का रेंज, 0 से 2 का रेंज आता है। इसका जब ग्रुप डिसाइड करोगे, ग्रुप तो ग्रुप देखो कैसे होगा, ग्रुप होगा NS प्लस n-1 D इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दो तो ग्रुप आ जाएगा आपका। अब आते क्रोमियम होता है 3d5 4s1, तो 3d4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो कौन सा ग्रुप हो गया, 6 ग्रुप हो गया। पी ब्लॉक का ग्रुप डिसाइड करते हैं हम लोग इसमें, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन +12। एस का ग्रुप डिसाइड करेंगे, एस और डी के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे पीरियड की बात करोगे तो पीरियड क्या होगा आपका,
NH, N-1D नहीं लेते हम लोग, किसका लेते हैं? NH का लेते हैं हम लोग। देखो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैग्नीज लेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आर्गन। 3D क्या लिखेंगे? 5 4s2। बेटा बताइए कितना ग्रुप होगा इसका? बताइए ग्रुप बताओ इसका। 7 होगा। पीरियड का बात करोगे तो बताइए। फोर्थ। तो अगर कहीं भी देगा किसी एलिमेंट का तो देखना कि डी ब्लॉक में आ गया, तो उसका जो ग्रुप का पीरियड डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू रूल। वहां पे 12 प्लस नहीं करेंगे आप, यहाँ पे N-1D आप प्लस NS के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। एस में जितना में एस में इलेक्ट्रॉन होगा वही ग्रुप बोलोगे। एस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 ग्रुप, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप 2। इसमें आएंगे तो आप डी और एस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, और उसमें जाएंगे तो 12 प्लस एक्स करेंगे। तीनों का अलग होता है रूल। कर लेंगे। जैसे देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। प्लेटियम लिए, प्लेटियम क्या होता है? 46। क्रिप्टन का कोड लोगे, 4D क्या होता है? 10। 5s तो 0 होता। तो आप इसका बताओ ग्रुप क्या हो जाएगा? 10 होगा। पीरियड का बात करेंगे, फिफ्थ होगा ये, क्योंकि 4D के बाद तो 5s आता है ना। तो 4D आपने फिल किया, इसका मतलब 5s फिल करने के बाद आपको 4D आया। तो इससे पहले जो एलिमेंट होगा उसको आपने 5s फिल किया, उसका 4D में आया। ये तो एक्सेप्शन के चलते 2 इलेक्ट्रॉन को आपने कहाँ पे लेके आए? चले 4D में। इसलिए एलिमेंट्स कहाँ पे होगा? फिफ्थ पीरियड से होगा, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स नहीं है। कर लेंगे। ये ग्रुप समझ में आया कैसे होता है ये? अब लिखो। दे आर मेटल्स। इसमें मेटलाइट्स आपको नहीं मिलेगा। जो भी है सबका सब क्या होता है? मेटल, बट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका मतलब बेटर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं है। सबसे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है एस ब्लॉक में, और उसके बाद होता है एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है वो भी आपका क्या होता है? मोर मेटेलिक कैरेक्टर। उसके बाद होता है डी ब्लॉक। पूरा पॉपुलेशन देखोगे तो सबसे ज्यादा मेटल्स ही है। सबसे ज्यादा कौन है आपका? मेटल्स है। सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल मेटल एस ब्लॉक में मेटल है आपका, डी ब्लॉक में मेटल है आपका, एफ ब्लॉक में मेटल है आपका। तो सबसे ज्यादा किसका है? मेटल्स का है। ये समझ में आएगा कि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस। इसमें जब एसआरपी का वैल्यू दिखाएंगे आपको, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे, तो किसी का भी देखना -2 नहीं जाएगा, सबका -1.63 मैक्सिमम होता है। मैंने क्या बोला? -1.63 वोल्ट मैक्सिमम होता है। किसी का -0.25 देखोगे, -0.28 देखोगे, -0.74 देखो, किसका आप देखो? जिंक का। कॉपर का प्लस में देखा होगा, कॉपर का आपने देखा होगा 0.34 प्लस में देखा होगा। जितना भी 3D सीरीज होता है सबका निगेटिव होता है एक्सेप्ट कॉपर। ये भी क्वेश्चन पूछा होगा किसका पॉजिटिव वैल्यू होता है। कर लेंगे। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसमें। बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, लेस पावरफुल होता है। क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे देखो, एक बताता हूँ आपको, देखना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जैसे हम लोग स्कैंडियम लेते हैं, 3D सीरीज का बता रहे, स्कैंडियम के बाद क्या होता है? वेनाडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, टाइटेनियम होता है। लिखो स्कैंडियम, लिखो उसके स्कैंडियम के बाद क्या होता है? टाइटेनियम। उसके बाद क्या होगा? वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। फिर क्या होगा? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक। ये होता है ना। देखो सबसे पहले स्कैंडियम होता है 3D। देखो स्कैंडियम 3D1 4s2 होता नहीं है। देखो इसका होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जाएंगे तो इसका होता है +3, सिर्फ +3 होता है। टाइटेनियम जाएंगे तो टाइटेनियम होता है 3D2 4s2। अब डी में और एस में इलेक्ट्रॉन देखो कितना? 4। तो बेटा +2 से लेके चलो, अब +3 +4 तक चले जाओ। इसमें +2 से चलो, +3 +4 +5 तक चले जाओ। इसमें +2 +3 +4। क्वेश्चन क्या था मैं बता रहा हूँ आपको, +3 +2 +4, ये +5 +6 तक चले जाते हैं हम लोग। इसमें +2 +3 +4 +5 +6 +7। मैग्नीज देखना 3D5 4s1 होता, 2 होता। डी और एफ एस में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका? 7।
क्रोमियम में क्या होता है देखो, 3d6 हो, 3d5 होता है, 4s1 होता है। बताओ इसके डी और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों में? एक में 6 है, एक में 7, तो +2 से +7 तक चले जाएंगे। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3d5 4s2 का। एक बार क्वेश्चन पूछा था नीट में, विच वन एलिमेंट हैव मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखा था 3d4 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d5 4s1, 3d3 4s2, ऐसे करके दिया था। एलिमेंट नहीं बोला था, आर्गन का कोड लेके सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। तो आप याद रखना, आर्गन 3d5 4s2 दैट शो द मैंगनीज हैविंग मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन द 3D सीरीज। कर लेंगे। अब आएंगे आयरन पे। आयरन पे जाएंगे तो +2 होता है, +3 होता है, +4 तो बहुत हार्डली देखोगे। अब +6 होता भी है लेकिन बहुत लेस स्टेबल होता है। ये सिर्फ फेरेट में आता है, F42-, इसको बोलते हैं फेरेट। बहुत लेस स्टेबल होता है ये। कोबाल्ट में जाओगे +2 +3 तक ही रहेंगे। कोबाल्ट में +3 +2 तक ही रहते हैं हम लोग। कोबाल्ट +3 जो होता है ना, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है। पढ़ाएंगे आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा वहां पे डी ब्लॉक में क्या क्वेश्चन आया था। निकेल में जाओगे +2 +3 में जाओगे। कॉपर जाओगे तो +1 +2 आ जाता है। ये +2 का था नाम का। तो कॉपर क्या होता है, +1 और +2। जिंक जाओगे इससे +2 आएगा। तो आपने देखा, लेफ्ट टू राइट देखो। आप देखना यहाँ पे, एक एलिमेंट इधर देखो स्कैंडियम, एक देखो जिंक। सिर्फ इसका फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 एंड +2। सबसे ज्यादा वेरिएबल किसके पास है? कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। उसका तो एक चीज और देखना आप, यहाँ पे टाइटेनियम का सबसे स्टेबल स्टेट होता है ये। मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिया है यहाँ पे? टाइटेनियम। मैग्नीज सब का जाओगे तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर बात करेंगे किसका, क्रोमियम का, तो +3 +6 सब होता है। वेनेडियम का जाओगे +5 सब होता है, ये सब +5 होता है, +3 सब, +2 +5 ये सब होता है। तो ये सब आप देखोगे, एनसीईआरटी में जाओगे तो बोल्ड करके लिखा हुआ है डी ब्लॉक में। तो यहाँ पे देखा आपने 3d5 4s2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या होगा, सबसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने देखा दो एलिमेंट कौन कौन सा, स्कैंडियम और जिंक, हैविंग ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइटेनियम का सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है, +4। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। और मैग्नीज का जो बोला मैंने, कर लेंगे। कॉपर का +1 होता है और क्या होता है, +2। जैसे देखो आप हमेशा याद रखना कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से डी ऑर्बिटल में कंट्रैक्शन होता है। तो डी ऑर्बिटल जैसे छोटा होते जाएगा ना, तो बॉन्डिंग एफिशिएंसी कम होते जाएगा। देखो जिंक तक जाते जाते डी ऑर्बिटल का बॉन्डिंग एफिशिएंसी खत्म हो गया। इसलिए जिंक में जब भी जाते हो कभी डी ऑर्बिटल 3D कभी देखना बॉन्डिंग में जाएगा ही नहीं, अभी नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा बॉन्डिंग एफिशिएंसी होता है किसमें, Mn में। देखो इसलिए कहाँ तक चला गया, +7 तक। कर लेंगे। तो ये सब पढ़ाएंगे डी ब्लॉक में, जब पढ़ाएंगे आपको बताएंगे क्या होता है ये सब। समझ में आई है? अब देखो इसमें एक चीज याद रखना, हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप तो बोलते रीजन होगा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग, क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है। ये एस और पी ब्लॉक के बीच में होगा, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? सो बोथ प्रॉपर्टीज দেখায় বলে। बोथ प्रॉपर्टी। না মানে বোথ বলতে মেটাল আর बोथ নন प्रॉपर्टी, नॉन मेटल है मेटल है, बोथ प्रॉपर्टी তাই জন্য। ठीक। एब्सोल्युटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास, यही सही बोला। Transition elements having incompletely filled d orbital either in ground state or in common oxidation, that's why it is called d transition element, not due to the property, not due to the position। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा, रिसेंटली नाउ डेज दिस इज डिफाइंड एज लाइक दैट। ओल्ड एज में बोला था कि ये क्या सैंडविच है, इसीलिए ट्रांजिशन। सैंडविच खाओ, गया जमाना वो। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी। क्वेश्चन एक ना पढ़ लो ना एनसीईआरटी पढ़ो ना, मैं एनसीईआरटी से आपसे क्वेश्चन करूंगा, एनसीईआरटी पे आपको बोल्ड कर दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ। मैं सीधा बोलूंगा एनसीईआरटी पे। अरे एक बार मैं बता रहा होता, एक बार मैं बता रहा था, ऐसे ही सब डेमो चल रहा था, सब डेमो चल रहा था। तो ऐसे ही रहा था, तो एनसीईआरटी में आपने देखा वांटा फैक्टर होगा। वांटा फैक्टर ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू डिफरेंस होता है।
एनसीईआरटी में दिया, एनसीईआरटी में दिया ये, एनसीईआरटी में कंडक्टेंस का टेबल दिया होगा। अरे एनसीईआरटी बोले ना, एनसीईआरटी पढ़ने का आदत डालो, उससे ऑथेंटिक बुक और उससे स्ट्रांग बुक आपके पास कोई नहीं है। इसलिए जितना भी हो गया एबीसी ना, प्रदीप प्रदीप सबको बाइंडिंग करके सबको भेजो, सबको हॉस्पिटलाइज करके बोलो जाओ अभी तुम रेस्ट करो, कोई जरूरत नहीं तुम्हारा, कोई नहीं का जरूरत है तुम्हारा। अरे बेटा एनसीईआरटी पढ़ के, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, टेस्ट पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के, क्लास नोट पढ़ के बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। यहाँ तो बच्चा का जजमेंट करने लगता है, बच्चा तो जजमेंट करता है, जजमेंटल होता है कि अरे এটা টিচার ভালো বলছে, না 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 এটা কন্টেন্ট দেখি ভালো আসে না গো, এটা नहीं। ऐसे होता है इससे, ये तीन आपको इशारा कर रहा है, आप अपने आप को सुधारो, दुनिया आप निकल जाओगे आगे। दूसरा को कभी मत दिखाओ कि ये निगेटिव है, दूसरा में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा उसको पकड़ो, नॉलेज को संबल करो, वहां पॉजिटिव मिल रहा पकड़ो, वहां पॉजिटिव मिल रहा पकड़ो, वहां पकड़ो पॉजिटिव मिल रहा पकड़ो, ये नॉलेज होता है। पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ चले गए रहे देखना इटा टीचर वालों नहीं गो एंटरटेन हुई छे क्लास से, क्या सलमान खान का गाना स्टार्ट करा दे यहाँ पे। अरे करता था जब आकाश में था, नया टीवी न्यू टच का लगाया था, तो उसमें बहुत तरह के टीचर कहता था गाना चला देता था, टीचर स्टूडेंट भी बल्ले बल्ले, टीचर भी बल्ले। अरे मैं बता रहा हूँ फैक्ट बात है ये, ऑनलाइन टीचर बोलो, ऑनलाइन टीचर इतना आपको कॉन्फिडेंस देगा ना, गुब्बारा की तरह इतना आपको फुला देगा ना, ब्लास्ट तो करना है ही। बेटा आप में प्रेशर देगा कितना ऊपर जाओगे, जाओ ना, एयर का फ्रिक्शन तो है ही, कहीं ना कहीं तो ब्लास्ट होगा ही, होना ही होना है। मतलब कॉन्फिडेंस का वहां पे देखो ना, कॉन्फिडेंस। अरे बेटा, अरे पीडब्ल्यू का जो ऑनर है वो लास्ट एग्जाम से 1 महीना पहले आएगा, बेटा अब नहीं हुआ तो ये होगा, ये कोर्स ज्वाइन करो, देखो इतना इतना नंबर आएगा। नहीं, 1 साल जो मेहनत किया वो तो हवा में गया, उसका तो कुछ काउंटिंग नहीं होगा। 30 दिन में तो आप लोग 30 दिन में उसको तो आइंस्टाइन बना के भेज दोगे। आपको क्या लगता है आप कुछ नहीं पढ़ाओगे 3 दिन, आप 30 डेज में जाके आप क्या नीट क्वालिफाई कर पाओगे? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मैं बोल रहा हूँ ये। बेटा ये 1 साल का मेहनत होता है, किसी भी कंपटीशन में 1 साल का मेहनत होता है, उसके बाद कोई आगे जाता है। बाय लक कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता बाय लक। मैंने तो बोला कि टॉपर अलग चीज होता है, बाय लक कुछ नहीं होता, मेहनत मेहनत। नई बात समझ में, चलो ये कोई ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, लिखो, हैविंग incompletely filled D or vitals. Yes. Either in ground state, लिख लो। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखेंगे, तो या तो ग्राउंड स्टेट में होगा या तो किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखोगे यहाँ पे जैसे कॉपर जाते हो तो हम लोग क्या लेते हैं, आर्गन लेते हैं हम लोग 3D10, और 4s क्या लेते हैं 1, ये तो देखो ग्राउंड स्टेट है, यहाँ तो आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड ही नहीं है। फिर जाएंगे कॉपर +1 जाएंगे तो ये क्या लेंगे, आर्गन 3D10, अभी भी नहीं हुआ, लेकिन कॉपर का तो एक और होता है +2, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आर्गन 3D10 9, देखो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया, तो कॉपर क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक जाओगे आप, जिंक में क्या होता है, आर्गन होता है आपका 3D10 4s2, Zn2+ हो जाओगे, तो क्या होता है आपका बताइए, आर्गन 3D10, आपको तो पता है +2 के अलावा तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होता नहीं है आपका, इसमें जिंक का है, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। Cu2+ ज्यादा स्टेबल होता है वो, एक्वा सॉल्यूशन हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट कर देता है वो। और आपने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ा होगा, तो वही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन रिस्पॉन्सिबल है कॉम्प्लेक्स के लिए। देखो यहाँ पे पढ़ाएंगे, वो सब बताएंगे, बताएंगे वहाँ पे Cu2+ का कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। आपने देखा होगा साइनाइड के साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाता, ऑक्टाहेड्रल नहीं बनाता कभी ये सब। देखो आप लिखोगे जिंक लिखेंगे, कैडमियम लिखेंगे, Ag लिखेंगे, ये जितना भी एलिमेंट्स होता है सब होता है स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ग्रुप 12 है ना, जिंक क्या होता है, ग्रुप 12 का एलिमेंट्स होता है। ग्रुप 12 जो होता है आपका, देखो आप जब जाते हो 3 से लेके 12 तक आपका क्या है, डी ब्लॉक, 3 से लेके 12 तक,
तो आपको 10 ग्रुप मिलेगा आपको, किसका, डी का। और उस ग्रुप में जो जाओगे 12 जो जाओगे, 12 आपका होता है जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम। इसका सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इस ग्रुप सीरीज में। 3D सीरीज में सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, जिंक का। 4D सीरीज 5D में सबसे ज्यादा कैडमियम, जिंक, Hg का। आपने देखा होगा Hg में मेटेलिक बॉन्ड इतना वीक होता है कि रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, लिक्विड होता है, मरकरी होता है कि नहीं। तो कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट ही तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, जैसे ब्रोमीन होता है लिक्विड आपका, मरकरी लिक्विड होता है आपका। सीजियम जाओगे समर सीजन में, सीजियम भी आपका लिक्विड हो जाता है। तो 3 एलिमेंट्स होता है जो क्या होता है आपका, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, ये आपका समर सीजन में। तो वो सब बताएंगे आपको कहाँ कहाँ होता है। गैलियम भी होता है आपका, गैलियम पे जाएंगे वो भी आ जाता है समर 303 केल्विन पे जाके, वो भी लिक्विड स्टेट में आ जाता है। सीजियम भी आपका लिक्विड स्टेट में आता है, तो वो सब बताएंगे। अभी याद रखना है, इसको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप पढ़ोगे ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह ही, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट से इसका प्रॉपर्टी जो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन नहीं होता, डी ऑर्बिटल इसका इन्वॉल्व ही नहीं होता बॉन्डिंग में, इसलिए क्या बोला था स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखना कि इस सीरीज में जाएंगे, इसी मेटल का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट्स होगा। तो मैं देखना कि मेल्टिंग पॉइंट का प्लॉट पढ़ाऊंगा डी ब्लॉक में, तो देखना ऐसे गया था, फिर ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा, फिर ऐसे नीचे आ गया होगा, ताकि नहीं रेगुलर। तो यही सब थोड़ा कंक्लूजन लिखना, आपका इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन आपने गया होगा, वो भी क्या होगा, ये सब जब डी ब्लॉक में पढ़ाएंगे तो वहां पे आएगा ये सब। अभी तक आपने किस में जर्नी किया, देखो एस ब्लॉक आपको बता दिया, डी ब्लॉक बता दिया, और क्या बता दिया, पी ब्लॉक। नेक्स्ट से बताएंगे तो एफ ब्लॉक का कैसा क्लासिफिकेशन होता है वो बता देंगे, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताएंगे। उसका चले जाएंगे हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स पे। ठीक, रहने दीजिए नेक्स्ट।